हेलो स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो के माध्यम से हम लोग दो चर वाले रैखिक समीकरण क्या होता है यानी लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स क्या होता है इसके बारे में अध्ययन करने वाले हैं। ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट है हमारे लिए। और चूँकि समीकरण तो देखा जाता है, फिर उसके बाद रैखिक समीकरण क्या है, फिर उसके बाद बात आती है कि दो चर की आखिरकार क्या बात है। तो कई स्टेप में इसकी चर्चा हम लोग करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहले जो बात हम बता दें कि समीकरण की अगर हम बात करें तो जैसे लिख दिया आपके सामने हमने 2x + 4 = 0, x² + 3y = 0 या x + 3y = 7 समथिंग। तो ये सभी समीकरण हैं, ठीक है। तो हालांकि समीकरण और सर्वसमीकरण में भी डिफरेंस है। सर्वसमीकरण क्या है कि उसमें जितने भी चर राशियाँ आती हैं उन चर राशियों के सभी मानों के लिए वो सत्य होते हैं, इसलिए सर्वसमीकरण कहा जाता है, अर्थात आइडेंटिटी कहा जाता है। समीकरण में ऐसा नहीं होता है। समीकरण कुछ विशेष मानों के लिए ही सत्य होते हैं, इसलिए इनको हम सर्वसमीकरण से अलग रखते हैं, ठीक है। तो जैसा कि आप समीकरण तो समझ गए कि समीकरण क्या होता है। अब समीकरण के बाद बात आ जाती है कि आखिरकार ये रैखिक शब्द क्या है, रैखिक समीकरण क्या है। तो ध्यान कीजिए, आपको पीछे बताया जा चुका रैखिक बहुपद। तो रैखिक बहुपद में क्या होता था कि जो भी चर राशि बहुपद में उपस्थित है, चाहे वो एक चर राशि हो, दो चर राशि हो या तीन चर राशि हो, या जितने भी चर राशि का वो बहुपद है, उतनी चर राशियां हैं, वो उनकी घात कितनी हो चाहिए? एक होनी चाहिए। यानी एक घाती बहुपद को रैखिक बहुपद कहा जाता है, ठीक है। एक घातीय बहुपद को रैखिक बहुपद कहा जा सकता है। मतलब उसमें हो सकता है कि एक ही चर राशि हो, दो चर राशि हो। जैसे कि एक चर राशि के बारे में अगर हम बात करें तो उसका मानक रूप कह दिया जाता है x + b = 0, वेयर a does not equal to 0, a and b आर रियल नंबर्स, वास्तविक संख्याएं हैं। और फिर दो चर राशियों के लिए, तीन चर राशियों के लिए, तो यहाँ पर जो हम लोग बात करने वाले हैं वो दो चर राशियों की बात करने वाले हैं। तो आइए देखते हैं कि दो चर राशि का मानक रूप क्या है। तो देखिए, जैसा कि यहाँ लिखा हुआ है कि जिसे ax + by + c = 0 के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। यानी कोई भी रैखिक समीकरण अगर ax + by + c = 0 के रूप का है तो उसे हम क्या कहेंगे? लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, यानी कि दो चर वाला रैखिक समीकरण हम कहें, ठीक है। अब इसमें चर राशियाँ कौन कौन से? यहाँ देखिए, x और y को हम यहाँ पे चर राशियाँ बता रहे हैं। a b c आर रियल नंबर्स, यानी a b c क्या है? वास्तविक संख्याएं। आप देख सकते हैं लिखा हुआ ए बी सी क्या है? वास्तविक संख्याएं। और एक शर्त भी आगे जुड़ी हुई है कि ए और बी दोनों शून्य नहीं है। मतलब एक साथ की अगर स्थिति की बात करें तो एक साथ दोनों शून्य नहीं हो सकते। ए हो सकता है 0 हो जाए, लेकिन बी फिर उस समय 0 नहीं होगा, या हो सकता है बी 0 हो जाए तो फिर उस स्थिति में ए 0 नहीं हो सकता, ठीक है। हालांकि सी के बारे में कोई चर्चा नहीं है, सी आपका कुछ भी हो सकता है, 0 हो अथवा ना हो। इसी चीज़ को, अर्थात ए और बी दोनों शून्य नहीं है, इसको हम सांकेतिक रूप में ऐसा लिख सकते हैं कि a² + b² डज नॉट इक्वल टू 0। इसका भी मतलब यही निकलता है, a² + b² डज नॉट इक्वल टू 0 का भी मतलब क्या निकलता है कि a और b दोनों एक साथ शून्य नहीं हो सकते हैं, ठीक है। तो इसे आपको याद रखना है कि दो चर वाले रैखिक समीकरण का मानक रूप क्या है? ax + by + c = 0, जहाँ पर a b c वास्तविक संख्याएं हैं, a और b दोनों एक साथ शून्य नहीं हो सकते, ठीक है। अब देखिए, यहाँ पर एक उदाहरण जैसा दिया हुआ है, कहा गया है इस उदाहरण में कि नीचे दिए गए समीकरण को ax + by + c = 0 के रूप में लिखिए। प्रत्येक स्थिति में a b c के मान बताइए। तो यहाँ पर जैसे कि आपको पहला समीकरण दिया गया है, यह है 2x + 3y = 4.37। अब इससे अगर इसकी मैचिंग की जाए तो यहाँ पर कांस्टेंट टर्म यानी कि जो है वो LHS में है, और इसमें कांस्टेंट टर्म कहाँ पर है? RHS में है। तो पहले क्या करेंगे, इस 4.37 जो कांस्टेंट है उसको हम दूसरे तरफ ले आएंगे, यानी बाएं पक्ष में ले आएंगे, ठीक है। तो ये निगेटिव हो जाएगा, पॉजिटिव है तो निगेटिव, निगेटिव है तो पॉजिटिव। इस तरीके से जो भी समीकरण में पक्षांतर के नियम हैं वो लागू होंगे यहाँ पर भी। तो इसको हमने लिखा 2x + 3y = 4.37 को 2x + 3y - 4.370 = 0 के रूप में लिखा जा सकता है, ठीक है। अब यहाँ से अगर हम तुलना करें
तुलना करने का मतलब यह है कि यहाँ x गुणांक क्या है, a है, यहाँ x गुणांक क्या है, 2 है, तो a बराबर कितना आ गया, 2 आ गया। y गुणांक यहाँ b है, यहाँ पर y गुणांक कितना है, 3 है, यहाँ पर b बराबर कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। फिर अचर पद की बात करें यानी कि c, तो अचर पद यहाँ क्या है, माइनस में। देखिए प्लस माइनस में लेंगे, गुणांक हो या अचर पद हो, वो जिस चिन्ह में है, यानी पॉजिटिव है तो पॉजिटिव, निगेटिव है तो निगेटिव। यहाँ पर c की वैल्यू आ जाती है आपके पास माइनस का 4.37। अब एक बात कहीं ना कहीं ये भी दिमाग में आ जाती है कि क्या ये जो वैल्यूज़ आई हैं a b c की इस दिए गए समीकरण के लिए, क्या ये वैल्यू यूनिक है यानी अद्वितीय है? तो देखिए ऐसा नहीं, यहाँ पर जो भी समीकरण हमारे पास दिया होगा अगर हम इससे तुलना कराएंगे तो ए बी सी की जो वैल्यूज़ आएंगे वो यूनिक नहीं यानी अद्वितीय नहीं है, ठीक है, ए बी सी की वैल्यूज़। लेकिन हाँ एक बात सत्य है कि अगर ए बी सी की वैल्यूज़ बदलेंगी तो एक साथ बदलेंगी, ठीक है, और यूनिक नहीं अर्थात इनके समान। ऐसा यूनिक मतलब अद्वितीय यानी कि जिसके समान कोई दूसरा ना हो, ठीक है, अर्थात कहने का मतलब ये है, सरल भाषा में समझें तो a का मान 2, b का मान 3 और c का मान माइनस का 4.37 हमने इस समीकरण के लिए निकाला है। तो दूसरा भी मान निकाल सकते हैं, जैसे उदाहरण के तौर पर हम यहाँ पर कहें, अगर इसी समीकरण की बात करें तो यहाँ पर अगर हम जैसे 4.37 को इधर लेकर गए थे लेफ्ट में, लेफ्ट हैंड साइड पे, उसी प्रकार इन दोनों पदों को भी तो हम इधर ले आते, तो इधर ले आते तो क्या बन जाता, माइनस का 2x माइनस का 3y प्लस 4.37 इक्वल टू 0, ठीक है। अब यहाँ a की वैल्यू कितनी आ जाती, माइनस का 2 आ जाती, b की वैल्यू कितनी आ जाती, माइनस का 3 आ जाती, और c की वैल्यू कितनी आ जाती, 4.37 आ जाती, ठीक है। तो कहने का मतलब यह है कि देख सकते हैं a b c की वैल्यूज़ यहाँ अलग हैं और यहाँ पर अलग है, ठीक है, क्योंकि ये यूनिक नहीं है। लेकिन अगर बदल नहीं तो तीनों बदल जाते हैं, ठीक है, तीनों का एक सेट प्रभावित हो जाता है, ठीक है। आइए इसी का नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। समीकरण दूसरा दिया गया है x माइनस 4 इक्वल टू √3y। तो √3y को हम इधर ले आते हैं तो माइनस में हो जाएगा, तो x माइनस √3y माइनस 4 बराबर 0 के रूप में लिखा जा सकता है। यहाँ पर a की बात करें, a का मतलब इस गुणांक कितना हो जाएगा 1, b की बात करें तो y गुणांक क्या आपका माइनस का √3, c की बात करें यानी कांस्टेंट टर्म की बात करें तो माइनस का 4 हो जाता है, ठीक है। नेक्स्ट जो है आपका है थर्ड वाला है, उसमें देखिए लिखा हुआ 4 इक्वल टू 5x माइनस 3y, 4 इक्वल टू 5x माइनस 3y लिखा हुआ है। तो इसमें अब 5x और 3y को हम इस 4 को उधर ले आ देते हैं, या फिर उनको 5x और 3y को भी उधर ला सकते हैं। तो जैसे 4 को अगर हम उस साइड में करते हैं तो क्या बन जाएगा आपका 4x माइनस 3y माइनस 4 इक्वल टू 0 के रूप में लिखा जा सकता है। यहाँ पर a बराबर क्या है 5 है, b बराबर क्या है -3 और c बराबर क्या है आपका माइनस का 4 है, ठीक है। अब अगर हम जैसा कि अभी कह रहे थे कि 5x और -3y को अगर उधर भेज देते तो क्या बन जाता, तो अगर उधर भेज देते, देखिए आप यहाँ लिखा हुआ, क्या आप इस बात से सहमत हैं कि इसे -5x प्लस 3y प्लस 4 बराबर 0 के रूप में लिखा जा सकता है? तो बिल्कुल सहमत है, क्योंकि ये एक ही चीज़ है, ठीक है। हम इस पक्ष को उधर ले जाएं या उस पक्ष के अवयवों को इधर ले आएँ, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। हालांकि इससे फ़र्क क्या पड़ जाता है, ए बी सी की जो वैल्यूज़ हैं वो उनमें बदल जाती है, ठीक है। तो अभी कहा जाता है, अभी हमने एक उदाहरण फर्स्ट में बताया भी था कि ए बी सी की वैल्यूज़ किस तरीके से चेंज हो जाती हैं, अर्थात ये यूनिक नहीं होती हैं। तो यहाँ पर देख सकते हैं, अगर इस स्थिति की बात करें तो यहाँ पर ए की वैल्यू कितनी है माइनस का 5, बी की वैल्यू 3 और सी की वैल्यू कितनी हो जाएगी 4 आ जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट जो है लास्ट जो इसका है आपका समीकरण दिया गया है 2x इक्वल टू वाई को हम 2x माइनस वाई। अब यहाँ क्वेश्चन ये उठता है कि भाई इसमें x का पद हो गया, y के पद हो गया और RHS में 0 भी हो गया, तो कांस्टेंट टर्म कहाँ? तो जब कुछ कांस्टेंट टर्म नहीं है तो उसको 0 ही मान लिया जाएगा, ठीक है। तो प्लस 0 आ जाता है। तो तुलना करेंगे तो a इक्वल टू कितना आ जाता है 2 आ जाता है, b की वैल्यू कितनी आ जाती है y गुणांक यानी -1 और c की वैल्यू अर्थात कांस्टेंट टर्म कुछ नहीं तो 0 आ जाता है, ठीक है। तो इस तरीके से हमने यहाँ पर ए बी सी की वैल्यूज़ निकाल लें। अब देखिए कई बार ऐसा होता है कि प्रत्यक्ष तौर पर हमें केवल एक ही चर राशि दिखाई देती है, ठीक है। लेकिन अगर उस समीकरण को कहा जाए कि आप 2 चर राशियों में व्यक्त कीजिए या 2 चर राशियों वाले रैखिक समीकरण से तुलना करके ए बी सी के मान निकालिए, तो हम उसे कैसे निकालें इस बात को इस एग्जाम्पल के माध्यम से समझेंगे, ठीक है। तो जैसा कि यहाँ लिखा हुआ है, पहले आप समझ लीजिए कि समीकरण ax प्लस बी बराबर 0 भी 2 चर वाले रैखिक समीकरणों का ही एक उदाहरण है, ठीक है। अब इसमें कोई कहेगा कि भाई इसमें तो x है y तो नहीं है, लेकिन y नहीं है, इसका मतलब ये हुआ कि y गुणांक क्या है 0 है। तो जो चर नहीं उसका गुणांक क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, ठीक है। इसीलिए कहा जाता है कि a और ax प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0 में a और b एक साथ शून्य नहीं होंगे,
कोई एक शून्य हो सकता है। अब जैसे यहाँ b शून्य हो जाता है, यानी कि y गुणांक शून्य हो जाता है, ठीक है। तो अब इसको हम क्या लिख सकते हैं यहाँ पर, देखिए x का पद तो है तो ax ही रहा, y के पद नहीं है तो 0y कर दिया प्लस y, प्लस b था बराबर 0, ठीक है। जैसा कि आप उदाहरण भी समझ सकते हैं, यहाँ पर लिखा हुआ 4 - 3x इक्वल टू 0, या फिर माइनस, इसी को हम लिख सकते हैं इस तरीके से -3x इंटू 0y प्लस 4 इक्वल टू 0, या फिर आपके सामने देखिए यहाँ भी कुछ उदाहरण दिए गए हैं, उनको भी समझ लेते हैं। तो x इक्वल टू -5 है, तो x इक्वल टू -5 यानी x का पद है, अचर पद है, y का पद नहीं है, तो इसको हम क्या लिखें, इसको हम पहले इस तरीके से अगर लिखाएं 1x प्लस 0y इक्वल टू -5 को आप उधर ले जाइए तो 1x प्लस 0y इक्वल टू 1x प्लस 0y प्लस 5 इक्वल टू 0 के रूप में लिखा जा सकता है। अगर आपसे यहाँ कहा जाए कि ABC के मान बताइए, तो यहाँ पर देख सकते हैं कि ABC के मान क्या हो जाएंगे, A का मान क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, B का मान क्या हो जाएगा आपका 0 हो जाएगा, और C का मान कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा, ठीक है। इसी प्रकार से y इक्वल टू 2 की बात करते हैं, तो y इक्वल टू 2 में x का पद नहीं है, तो फिर यहाँ पर 0x हो जाएगा, 0x प्लस 1y इक्वल टू 2, दो को भी आप इधर भेज दीजिए, तो 0x प्लस 1y माइनस 2 इक्वल टू 0 हो जाता है। और अगर यहाँ हम कहें ए बी सी के मान बताइए, तो a की वैल्यू 0 है, b की वैल्यू 1 है, और c की वैल्यू आपके पास -2 है, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास 2x इक्वल टू 3 है, यहाँ y के पद नहीं है, तो 2x प्लस 0y माइनस 3 इक्वल टू 0 लिखा जा सकता है, के रूप में लिखा जा सकता है। यहाँ पर अगर हम बात करें ए बी सी की वैल्यूज़ की, तो a की वैल्यू कितनी है 2 है, b की वैल्यू कितनी है 0 है, c की वैल्यू क्या है -3 है। लास्ट है इसी का 5y इक्वल टू 2 है, यहाँ देखिए x का पद नहीं है, तो यहाँ लिखा जा सकता है 0x प्लस 5y माइनस 2 इक्वल टू 0 के रूप में लिखा जा सकता है। अगर हम यहाँ पर कहें कि भाई यहाँ पर ए बी सी की वैल्यूज़ क्या हैं, तो a की वैल्यू क्या है, x गुणांक अर्थात 0 है, b की वैल्यू क्या है y गुणांक अर्थात 5 है, और c की वैल्यू क्या है अचर पद यानी कि -2, ठीक है। तो आशा है कि ये सारी चीज़ें आप लोगों को समझ में आ गई होंगी, और ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट चैप्टर है आपके लिए। इसके बाद भी इसमें इनका हम ग्राफीय निरूपण कैसे करते हैं, क्या क्या इनके बीच में सीखेंगे, रैखिक समीकरण बनाए कैसे जाते हैं, किसी वर्ड प्रॉब्लम में हमारे पास दिया गया है तो वहाँ रैखिक समीकरण कैसे बनाया जाएगा, तो इन सभी चीज़ों को इस चैप्टर के अंतर्गत अध्ययन किया जाएगा, ठीक है। तो आशा है कि आपको इन सारी चीज़ें समझ में आई होंगी। आप लोग बेहतर प्रैक्टिस करके, ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करके इस चैप्टर को, टॉपिक को अच्छे ढंग से समझें, ठीक है।